Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी एग्रीगेट डिमांड के बेसिक्स की सेकंड क्लास है। मैं एग्रीगेट डिमांड का बेसिक्स वर्ड इस्तेमाल करता हूँ हर जगह भी, और जब ये बेसिक्स इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा इसका मतलब समझना आ गया क्या, अब इम्पोर्टेंट आ गया, अब सीरियसनेस थोड़ी बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि आज सीरियस नहीं है, सीरियस है, बस सीरियसनेस बढ़ जाएगी अगर मैं बेसिक्स वर्ड हटा लूँगा तो आज भी है बेसिक्स एग्रीगेट डिमांड की सेकंड क्लास। आइए जी, सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर सेकंड, आराम से लिखिए, रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, सोते हुए मत पढ़िए, तसल्ली से बैठ के पढ़िए। आप ऐसा फील कीजिए कि आपके घर में आपके आसपास टीचर है। वर्चुअली मैं आपके पास हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा फील करेंगे कि वर्चुअली हूँ तो आप डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे। आप डिसिप्लिन हो जाइए बिल्कुल, तो आपको फ़ायदा होगा। क्लास नंबर 2 लिखिए पहले। क्लास नंबर सेकंड, पिछले क्लास में काफ़ी बात हुई थी। ओवरऑल मैं बात क्या करने जा रहा हूँ, मुझे एग्रीगेट डिमांड कब डिराइव करना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आईएस चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, एलएम चाहिए। तो आईएस कर्व के बारे में बातें मैंने स्टार्ट करी थी, लेकिन मैं ज़्यादा आगे पहुँचा नहीं हूँ, अभी बहुत पीछे हूँ। तो कुछ बातें बैक में जाके आज मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा था, समझिएगा, इन शॉर्ट रन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, याद रखिएगा y इक्वस टू क्या होता है, ए डी। जो आपकी आउटपुट है और जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, इक्वल है, y इक्वस टू ए डी। राइट सर, शॉर्ट रन में। और फिर मैंने कहा था कि ए डी इक्वस टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। फिर मैंने क्या कहा था कि एन एक्स को आप ऑटोनोमस मानो, जी को आप ऑटोनोमस मानो, लेकिन आई को आप फंक्शन बनाएंगे किसका, पहले सी इक्वस टू क्या, सी बार प्लस सी वाई डी, आई इक्वस टू क्या, आई बार माइनस बी आई, और प्लस जी बार अब प्लस एन एक्स बार। जिन्होंने हमारी फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी, पहले फर्स्ट क्लास अटेंड कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तब सेकंड क्लास पढ़िए। अगर आप सेकंड क्लास अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपको 100% समझ में आएगा फर्स्ट क्लास के बाद। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस क्लास में काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। यस सर। अब क्या सर, ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट रेट। और ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, वाई डी। वाई डी के बारे में मैंने कहा था पिछली क्लास में कि बात करूंगा, देखो मैंने लिख रखा है वाई डी के बारे में बात करूंगा। दिख रहा है आपको किसके बारे में बात करने के लिए कहा था, वाई डी के बारे में। डिस्पोजेबल इनकम, डिटेल्ड क्या होता है ये आपने नेशनल इनकम में पढ़ रखा है। वाई डी, वाई डी मतलब यहाँ क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो आपकी इनकम है वाई, उस पर क्या कीजिए, जो ट्रांसफर्स आपको फ्री मिलते हैं उसको प्लस कर दीजिए। ट्रांसफर्स प्लस, जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेंशन्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, उससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम प्लस करो, और माइनस क्या करेंगे, टैक्स। जो गवर्नमेंट को आप टैक्स भरते हैं उसको माइनस करेंगे। आगे क्या होगा, ध्यान सुनिए, y प्लस टी आर। टी आर को तो ऑटोनोमस मान लीजिए, फिक्स है, गिवन है, मान लीजिए। और जो टैक्स है दैट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। टैक्स फंक्शन ऑफ इनकम नहीं होता, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना होगा। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो टैक्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। टी वाई माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि इससे आपकी इनकम क्या होती है, कम हो जाती है। टैक्स पे करने से आपकी इनकम कम हो जाती है। मानते बच्चों बात को, यहाँ तक जल्दी बताओ। अगर मैं पूछूं तो बच्चा जल्दी बताइएगा। अमूल्य समझ पा रहे हो इस बातों को? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको कभी भी समझ सकता बच्चा ये चीज़। राइट सर। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ वाई डी में इसको पुट कर दूं तो ये ए डी इक्वस टू क्या होगा,
ए डी इक्वस टू होगा सी बार अब प्लस स्मॉल सी, अब वाई डी बदले में क्या हो जाएगा वाई प्लस टी आर बार माइनस टी वाई, और प्लस क्या होगा आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में ठीक से पढ़ा है तो उसको लगेगा बिल्कुल रिपीट हो रहा है सब कुछ, ऑफ कोर्स लग रहा होगा, राइट सर। अब इसको और थोड़ा खोलते हैं, क्या होगा ये सी बार ऑटोनोमस गिवन, ये स्मॉल सी क्या होता है एमपीसी, स्मॉल सी को एमपीसी बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सी वाई हो गया प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी वाई, देखो सब आ गया, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, प्लस आई बार माइनस बी आई प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। मज़ा आ गया? जल्दी बताओ, क्लियर यहाँ तक? इसको और आगे ले जाओ, और आगे क्या कर सकते हैं इसको हम, जितने भी ऑटोनोमस वाले पोर्शन है सबको एक साथ कर लो, जितने भी ऑटोनोमस वाले पोर्शन है कौन कौन सर, सी बार है, फिर सी टी आर बार है, फिर आई बार है, फिर जी बार है, फिर एन एक्स बार है, सबको एक साथ कर दो। और जो भी ऑटोनोमस नहीं है उनको अलग लिखो, फिर क्या लिखोगे सी वाई माइनस सी टी वाई माइनस बी आई। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक यहाँ तक की बातें आप समझ नहीं जाएंगे। कंफर्म कीजिए समझ हमारी बातें, लिखते जाइए। दीपांशु समझ हमारी बातें यहाँ तक? यस सर। राधिका यू गेटिंग ना? यस सर, मैंने तुम्हारी तरफ से बोल दिया यस सर, राइट सर। यहाँ तक लिख लिया, बड़े आराम से लिखो, मैं छटपटाऊंगा नहीं आज। कल मुझे थ्योरेटिकली बोलना था तो मैं थोड़ा जल्दी में भी था, आज मुझे एक्सप्लेन करना, डिराइव करना है, तो मैं जल्दी में नहीं हूँ। एग्रीगेट डिमांड इक्वस टू क्या होगा, जितने भी ऑटोनोमस वाले पोर्शन है उसको एक टर्म से दिखा दो, है ए बार, ए बार हो गया जितने भी ऑटोनोमस वाले पोर्शन है। और उसके बाद क्या करो सी वाई माइनस सी टी वाई हम माइनस बी आई कर दो। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका कौन सा कर्व, एग्रीगेट डिमांड माइनस बी आई। यहाँ तक क्लियर है? और चाहूँ तो मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, छोड़ दो, फ़ायदा क्या है। मैं क्या कर लूँगा इसमें से वाई सी वाई कॉमन ले लूँगा, करना चाहूँ कर लो, ए बार अब प्लस में क्या करूँ सी वाई यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा ये 1 माइनस टी अब माइनस बी आई। इसको और बढ़िया से लिखो तो क्या लिखोगे ए बार प्लस सी इंटू 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। जब भी एग्रीगेट डिमांड लिखने के लिए कहूँगा तब यही लिखोगे ए बार प्लस सी इंटू 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। मज़ा आ गया सर, यही लिखेंगे हम। ये तो एग्रीगेट डिमांड हुआ ना, ये कौन सा कर्व हुआ, एग्रीगेट डिमांड हुआ, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये एग्रीगेट डिमांड हुआ। लेकिन अब हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को अगर मैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ले जाऊं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, बोलो क्या होता है, y इक्वस टू ए डी होता है, राइट और रॉन्ग? राइट सर, ऑफ कोर्स राइट सर। तो यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ y लिखूँ और ए डी के बदले क्या लिख दूँ, ये लिखूँगा ए बार अब प्लस, मैं ये वाला नहीं लिखता, ये वाला नहीं लिखता क्योंकि मुझे खोलना तो पड़ेगा ही ना, तो जो ऑलरेडी खुला हुआ है मैं वो लिखता हूँ, ए बार प्लस वॉट सी वाई माइनस सी टी वाई अब माइनस बी आई। आप समझ गए मैंने क्यों ऑलरेडी खुला हुआ लिखा, क्योंकि खोलना तो पड़ता ही मुझे। अब मैं क्या करूँ, अब मैं जितना भी y है सबको एक साथ लेता हूँ, y माइनस सी वाई अब प्लस सी टी वाई इक्वस टू ए बार अब माइनस बी आई। मज़ा आ गया? देखो जरा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे y कॉमन ले लूँ तो क्या होगा ये 1 माइनस सी प्लस सी टी इक्वस टू ए बार माइनस बी आई, ए बार माइनस बी आई। देख लिया बच्चे, क्लियर यहाँ तक, ए बार माइनस बी आई। अगर मैं इसको और थोड़ा सा करूँ एलोबरेट तो क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन
1 माइनस सी प्लस सी टी इंटू ए बार माइनस बी आई। बड़े आराम से लिखिए। यस सर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कोई बताएगा इसको क्या बोल सकता हूं मैं? मल्टीप्लायर। किसने बोला? राधिका ने? दीपांशु ने बोला। अवलीन जानते क्या बोलते हैं इसको? अवलीन क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम लोग किससे डिनोट करते थे? मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते थे किससे, याद है? अल्फा जी से। अल्फा जी से इंटू ए बार माइनस बी आई। मैंने बड़े शॉर्टकट में डिराइव कर दिया यहाँ पे। आप अगर जाएंगे मेरे डिटेल्ड लेक्चर में तो वहाँ इतना शॉर्टकट नहीं है, बहुत डिटेल है वहाँ पे। यहाँ पे मुझे जितना ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ। यस सर। आपको पता चला क्या निकाला मैंने? यही है आई एस इक्वेशन। यही आई एस इक्वेशन। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अब आ जाओ। ग्राफिकली मैं डिराइव करके दिखाता हूँ उसको। ग्राफिकली यहाँ तक लिख लिया बच्चे? लिख लिया यहाँ तक? बोलो जल्दी से। आई एस इक्वेशन में एक दो बातें और बोलता हूँ। किसका रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाएंगे हम? बिटवीन इंटरेस्ट एंड वाई। इंटरेस्ट एंड वाई के बीच का रिलेशन है। बता सकते हो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव रिलेशन है। मतलब सर ये कि अगर मैं ग्राफ पे एक जगह वाई रखता हूँ, एक जगह इंटरेस्ट रखता हूँ, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के पीछे यहाँ क्या साइन दिख रहा है? नेगेटिव साइन दिख रहा है। इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इनकम कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो इनकम ज़्यादा होगा। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, इंटरेस्ट का मतलब पूछना चाह रहे, सुनो। इंटरेस्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, मान गए? इन्वेस्टर हैं तो इंटरेस्ट पेड। अगर आप सेवर हैं तो क्या होता है? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। यहां मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड के लिए मुझे किसकी बात करनी है? इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, क्योंकि सेविंग से एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट पेड की बात कर रहा हूँ। जो मैंने लोन लिया है उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। और लोन मैंने क्यों लिया? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। मान गए? क्लियर? यस सर। किसने पूछा वैसे? नाम बता दी प्लीज। अमूल्य ने पूछा, बहुत अच्छी बात। तो आपने क्या देखा कि अगर इंटरेस्ट कम हुआ तो आपकी इनकम बढ़ गई। अब ये जानना चाहोगे ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि इंटरेस्ट के कम होने से क्या होता है, कोई बता सकता क्या होता है? इंटरेस्ट के कम होने से क्या? डायरेक्टली बोल दिया आपने। इंटरेस्ट के बढ़ने से, कम होने से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बेटा जान, कल तो पूरी क्लास में यही बोला ही है मैंने। इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, मानते हैं? और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? इनकम बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात। अगर आपको छोटी मोटी तकलीफ भी होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्यों खुशी होती है? क्योंकि ये तकलीफ सिर्फ एंड सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 महीने को सही से यूटिलाइज नहीं किया है। और मैं चीख चीख के बोलता रहा क्लास में। बहुत बच्चे तो मैं सक्सेसफुली करवा भी पाया, बहुत बच्चे मेरी बात सुने नहीं, मैसेज भी खूब मारा बच्चों को। लेकिन कुछ नहीं होता, बच्चे तो होते ही गलती करने के लिए। अभी आपके पास वक्त है, अभी अगस्त चल रहा है, हार्डली 9th है जहाँ। एक सप्ताह 10 दिन बाद आपकी कहानी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें पास करना तो पास तो वैसे ही कर जाओगे आप, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद है कि मुझे मास्टर बनना है, मुझे एक एक चीज़ जानना है। मार्क्स तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब समझना है। सब समझना तो फिर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, डिमांड से वाई बढ़ गई। तो ये जो मैंने आई एस कर्व डिराइव किया, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इक्वेशन बना दिया। आओ इसको सेकंड मेथड से करते हैं।
सेकंड मेथड लिखो। पहले यहाँ तक की बातें समझ गए आप लोग? जल्दी से देखिए, यहाँ तक बातें समझ गए ना? कितना सिंपल। वाई इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। हर जगह पूछूंगा मैं आपसे, हर जगह पूछूंगा। कभी पूछूंगा मैं आपसे, बताओ, जैसे मैं कल आऊँगा ना क्लास में, जो बच्चे लेट सवेर आते हैं मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा बताओ क्या होता है ये, बताओ आई एस का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। अगर आप कहो तो मैं किसी बच्चों से पूछता हूँ, देखो फटाफट जवाब देगा वो, किसी से पूछ के दिखा दूँ मैं आपको तो। राइट जी, बहुत शानदार। तो यस यस बच्चा, कौन पूछ रहे हैं, नाम बताइए प्लीज़। अवलीन पूछिए। आप ये कहना चाह रही हैं, सुनो सुनो, आप ये कहना चाह रही हैं, देखो बहुत ही अच्छा पूछा, कम से कम पूछा तो सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए आप ये कहना चाह रही है कि ये सी जो है ये आपने टी आर के साथ मल्टीप्लाई किया और सी वेरिएबल होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा वेरिएबल हो जाएगा, यही कहना चाह रही ना आप? तो मैं यहाँ पूछूंगा आपको, किसने कहा कि सी वेरिएबल होगा? सी हर वक्त चेंज नहीं होता है, एम पी सी गिवन होता है, 0.5, 0.6, 0.7 ये गिवन होता है। कंजम्पशन फंक्शन आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, वहाँ पे भी एमपीसी देखा होगा। अगर मैं इतना पीछे जाऊँगा तो मैं तो पीछे ही जाता रहना पड़ेगा। बस इतना बोल दिया कि एमपीसी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, गिवन रहता है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, आपने पढ़ा था? राइट सर, वहाँ पे एमपीसी गिवन होगा, इसीलिए ये टोटली क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। राइट सर, बहुत अच्छी बात, एकदम पूछते रहिए, मुझे मजा आएगा, लाइव होगी क्लास, अच्छा लगेगा। आपने कल देखा होगा, कल बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्लास थोड़ी फास्ट हो गई। अगर बच्चा पूछता है तो क्लास इंटरेक्टिव होता है, थोड़ा स्लो रहता है, अच्छा रहता है, मज़ा आता है, और टाइम की कोई चिंता ही नहीं है। क्या होगा, 4 घंटे बदले 6 घंटे लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड देखिए क्या है। मैंने कल आपसे कहा था किनेशियन क्रॉस के बारे में बात की थी, याद है आपको? मैंने कहा था ये किनेशियन क्रॉस है, ये एक इमेजनरी लाइन है जहां y इक्वस टू क्या होता है, एडी होता है, और ये कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं उसको समझ में आ रहा है, मान के चल रहा हूं कि समझ में आ रहा है। और अगर आप नहीं पूछते तो फिर आपकी गलती है, ना समझते हुए नहीं पूछते हैं तो। 45 डिग्री लाइन है, y इक्वस टू एडी है। कोई बता सकता है कि 45 डिग्री लाइन पे y इक्वस टू एडी ही क्यों होगा हर जगह? बहुत ही छोटा सा 10th क्लास का सवाल पूछ दिया मैंने, 45 डिग्री लाइन पे y इक्वस टू एडी क्यों होगा? ऐसा मत समझना कि मैं, ये x एक्सिस से और y एक्सिस से इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब जितनी इसकी परपेंडिकुलर होगी उतनी इसकी बेस होगी। और आपको याद है p बाय बी क्या होता है, tan थीटा होता है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो थीटा क्या होगा, बोलो ना, थीटा 45 डिग्री होगा। 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, मुझे शर्म आ रहा था बोलते हुए, लेकिन कभी बार क्या होता है, मैंने बच्चों को देखा है ना, बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब हो सकता है कुछ भी पूछ दे हो सकता है बड़े बड़े सवाल का आंसर दे दे, हो सकता है छोटे छोटे सवाल का आंसर उसके पास ना हो। तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया, मैंने बता दिया आपको, मैं इसको हटाता हूँ, मैं बिल्कुल इसको रखना भी नहीं चाहता, मुझे शर्म होती है। कोई बच्चा क्या क्या कितनी छोटी छोटी बात बताते हैं सर, लो जी हटा दिया, इसलिए y इक्वस टू एडी होता है। यस सर, अब लेकिन मुझे इन सारे y इक्वस टू एडी में से कोई एक पॉइंट ढूंढना है जहां एक्चुअली में y इक्वस टू एडी होता है, और वो पॉइंट कहाँ होगा, जहां सही मायने में हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये एडी कर्व है, मान लो एडी 1 है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ एडी 1 आपको क्या लिखने के लिए कहूँगा? अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जब भी मैं एडी पूछूंगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये एडी ये लिखना पड़ेगा, ए बार प्लस सी इंटू 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। मानते हैं जी? बताओ क्या लिखोगे, एडी इक्वस टू ए बार प्लस सी इंटू 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। जब भी एडी 1 कहूँगा तो ये लिखना। कहोगे सर आपने तो उसको खोल के भी रख दिया था, अरे वो कुछ वजह और था, मुझे वाई के साथ उसको इक्वेट करना था, मैंने खोल दिया, क्या हो गया, कौन सी गलती कर दी मैंने ऐसा? मुझे आई एस कर्व निकालने के लिए खोलना ही पड़ता उसको, लेकिन जब भी मैं ए डी पूछूं तो यही लिखोगे आप,
कहोगे सर अगर मान लो कि मैं ये नहीं लिखा, मैंने खोल के लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ता? अगर आपकी जिद है कि आप इसको खोल के लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अदरवाइज सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे ही लिखो। यहाँ पे लिखो I1, इंटरेस्ट 1 है यहाँ पे, I1 लिखो। अगर मैं इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दूं, मतलब I1 को घटा करके क्या कर दूं, I2 कर दूं, इंटरेस्ट घटेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बोलो जी। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने कई बार पढ़ा दिया। मैं बताऊं एक चीज, मैं बचपन से आज तक रामायण को कम से कम 10-20 बार भी देख चुका हूँ, लेकिन मैं अगर उसके बाद एक बार और भी देखता हूँ तो मुझे खराब नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं जितनी बार भी बोल दूँ आपको ना, तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट खराब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये टूल से बच्चे भूल जाते हैं हमेशा। आई इज़ मोर एंड I2 इज़ लेस, मैंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिडक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा? कसम है आपको, सच सच बोलना, अभी बताया मैंने आपको। बोलो जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा? होल्ड ऑन, वीडियो थोड़ा सा फ्रीज कर गया, होल्ड ऑन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या देखा आपने कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे कम हुआ है, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बताओ? इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। जो AD1 था वो क्या हो जाएगा, पैरेलली क्या बन जाएगा, वो AD2 हो जाएगा, और इक्वस टू क्या हो जाएगा, A बार प्लस C इंटू 1 माइनस टी वाई माइनस BI2। मज़ा आ गया? ये I2 ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब ये ज़्यादा नहीं है, कम है वो। बिल्कुल सर। अब देखो ऐसा, इससे क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, मुझे 2 पॉइंट मिल गए। कोई बच्चा बता सकता है कि इस 2 पॉइंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? इस पॉइंट पे y इक्वस टू क्या है, AD है। इस पॉइंट पे y इक्वस टू क्या है, AD है। ऐसे हजारों पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट बीच में हो सकते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो जी बच्चे। एक और ख़ास बात क्या है कि इस पॉइंट पे हमारा ये y है, और इस पॉइंट पे ये क्या है, y2 है, y1 y2। कोई दिक्कत है बच्चे? जल्दी बोलो, क्यों नहीं बोलते आप लोग? फटाफट बोलते जाओ। और यहाँ पे क्या एग्रीगेट डिमांड है? आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? आप यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं बच्चे, यार मैं पूछूं किसी बच्चे से, अमूल्या यहाँ समझ पा रही बात कब? अमूल्या प्लीज टेल, गेटिंग दिस? ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट ये क्यों शिफ्ट किया? नहीं आ रहा ना? नो सर, मैं, आप मेरे पे भरोसा करते हो ना कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं अभी इस क्लास में समझा नहीं सकता हूँ, अदरवाइज क्लास बर्बाद हो जाएगा। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। जो फ्रेंड आपके मेरे से पढ़े हैं और जिनको आता है उनसे पूछना। दिस इज़ नॉट द हाई टाइम टू रिपीट दिस ऑल अगेन एंड अगेन। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। मेरे पास है लेक्चर्स, मेरे पास है लेक्चर्स। अगर लेक्चर्स नहीं समझ में आया, अलग से क्लास लगा दूंगा, समझा के छोड़ूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैंने इन सारे चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 30 लेक्चर्स है, 30 लेक्चर समझ तो क्या है, 30 लेक्चर्स में तो कई सारे टीचर पूरा कोर्स ही खत्म कर देते हैं, मैंने सिर्फ उस पर लगा रखे हैं। तो आपको बड़ा मज़े से सारे न्यूमेरिकल्स करते करते ग्रेजुअली वहाँ जाओगे ना, तो मज़ा आएगा फिर आपको। लेकिन कहोगे सर यहाँ समझा दो, एकदम एक ये ना एक तरह से टाइम को मुट्ठी में बांधने वाली बात है, जो टाइम बन नहीं सकता है, टाइम चला गया वो, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर से समझाया जा सकता है, या मेरे से फ़ोन करके या कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाया जा सकता है। यस सर। आपने क्या देखा, यहाँ y1 है, फिर भी आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, कोशिश करो, ये y2 है। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अपने आपको इन्वॉल्व करो क्लास में। जब y1 है तो उस वक्त इंटरेस्ट क्या है, कौन बताएगा? जब y1 है तो उस वक्त इंटरेस्ट क्या है? जब y1 है तो उस वक्त इंटरेस्ट है, जब y1 है तो उस वक्त इंटरेस्ट है I1। और कौन बताएगा जब y2 है तो उस वक्त इंटरेस्ट क्या है? I2 है। y1 y2 I1 I2 में की रिलेशनशिप तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या? लेकिन उस
उस रिलेशनशिप को मैंने इस ग्राफ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये ग्राफ एग्रीगेट डिमांड और वाई का ग्राफ है, तो यहाँ कैसे एक्सप्लेन होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये y1 y2 i1 i2 एक रिलेशनशिप में तो है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और y के बीच में रिलेशन है। तो मुझे क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जहाँ पे y1 मतलब इनकम और इंटरेस्ट को हम एक साथ दिखा सकें। क्या करता हूँ, इसी y1 को मैं नीचे ले आता हूँ, इसी y2 को मैं नीचे ले आता हूँ। ध्यान देना बच्चा, जब y1 है तो इंटरेस्ट क्या रखूंगा मैं, i1 ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जब y2 है तो इंटरेस्ट क्या है, i2 कम इंटरेस्ट है। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देखो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये लाइन ही क्या कहलाता है, इसी लाइन को हम बोलते हैं आई एस कर्व। इसको आई एस कर्व क्यों बोलते हैं, मैं समझा चुका हूं। आई एस का मतलब क्या होता है, आई स्टैंड फॉर व्हाट, इन्वेस्टमेंट, और एस स्टैंड फॉर सेविंग। इन्वेस्टमेंट इक्वस टू सेविंग है यहाँ पे हर जगह, यानी तो ये कहो कि आई स्टैंड फॉर व्हाट, इनकम, और एस फॉर स्पेंडिंग। हाँ, स्पेंडिंग मतलब एग्रीगेट डिमांड, ये इनकम मतलब वाई। हर पॉइंट पे वाई इक्वस टू क्या, एडी है, इसको बोल सकते हैं आई, इसको बोल सकते हैं एस। हर पॉइंट पे वाई इक्वस टू एडी है, ये हर पॉइंट पे वाई इक्वस टू, देखो ना यहाँ से, इसी पॉइंट से तो बनाया मैंने इसको, ये वाई इक्वस टू एडी पॉइंट से तो ये ग्राफ बना है। इस ग्राफ की खास बात क्या है कि इसके हर पॉइंट पे वाई इक्वस टू एडी है। लेकिन अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे तो मेरा क्या चेंज हो जाएगा, अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट एंड इनकम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपने देखा, ग्राफिकली भी आपने देख लिया, अलजेब्रिकली भी आपने देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आई एस कर्व क्या होगा, तो आप ये कहोगे, आप ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अगर मैं पूछूं आपसे अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ये है अल्फा जी इक्वस टू ए बार माइनस बी आई। मजा आ गया। आपने क्या देखा कि मैं एक बार यहाँ पे ग्राफिकल के बगल में अलजेब्रिक भी लिखता हूँ, वाई इक्वस टू क्या, अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। अब मैं देखता हूँ, मुझे बताइए ये y है और ये i है, ये i और y, अगर इंटरेस्ट में चेंज होगा, पहले यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट में कि इनकम में, पहले बताओ, सच सच बोलो, किस में चेंज हो रहा है पहले, क्या बात है, फैंटास्टिक, इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। क्या सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। चेंज इन इंटरेस्ट हो रहा है, दैट लीड्स टू व्हाट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट लीड्स टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, दैट लीड्स टू चेंज इन वाई। चेंज इन वाई इज द रिजल्टेंट। एक्चुअली स्टार्टिंग कहां से हुई है, चेंज इन आइस, वाई में चेंज तो रिजल्टेंट है। चेंज इन आई लीड्स टू व्हाट, चेंज इन वाई। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, राइट सर। अब मैं एक चीज पूछता हूं, अगर आई में चेंज होगा तो वाई पे क्या, यहाँ पे क्या, इसमें आई एस कर्व पे क्या होगी, मूवमेंट होगी। आई एस कर्व पे टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, चेंज हुआ तो। लेकिन क्या ये कर्व शिफ्ट भी कर सकता है, उसके लिए मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ, शिफ्ट, शिफ्ट इन आई एस। आपको पता भी नहीं चला, मैं तीसरे टॉपिक पे चला गया आई एस कर्व के। पहला टॉपिक क्या था, अलजेब्रिक इक्वेशन, दूसरा टॉपिक क्या था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तीसरा टॉपिक क्या हो रहा है, शिफ्ट इन आई एस। मान गए जी। अगर मैं शिफ्ट इन आई एस की बात करूं तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, मैं आपसे पूछूंगा और आपको कसम है आपको आंसर देना होगा, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। बताओ आई एस कर्व कैसे शिफ्ट करेगा यहाँ पे, भाई इंटरेस्ट में चेंज होगा तो इनकम में क्या होगा, मूवमेंट होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट में चेंज नहीं हुआ तो किसी और फैक्टर में चेंज होगा तो आई एस कर्व में क्या होगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। और फैक्टर यहाँ पे कौन है, देखो इक्वेशन को, कौन है भाई, आई एंड वाई के अलावा और फैक्टर कौन है यहाँ पे, ए बार है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ए बार भी है। अगर ए बार में चेंज होगा तो आई एस कर्व शिफ्ट कर जाएगा। ए बार में चेंज होगा तो आई एस कर्व शिफ्ट हो जाएगा। आपको याद नहीं, आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है क्या,
कि डिमांड कर्व में प्राइस एंड में चेंज हो तो डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे है। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, सॉरी ये ऑटोनमस पार्ट में चेंज हुआ तो आई एस कर्व क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। चेंज इन ए बार लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू व्हाट, बोलो जी, शिफ्ट इन आई एस कर्व। आई बार ए बार में अगर चेंज हुआ तो आई एस कर्व शिफ्ट कर जाएगा। सर ए बार में क्या क्या होता है, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था क्या क्या होता है, बताओ क्या क्या होता है, याद करो क्या क्या होता है। सर सी बार होता है, सर सी टी आर बार होता है, सर आई बार होता है, सर जी बार होता है, सर एन एक्स बार होता है। इसमें से किसी भी फैक्टर में चेंज हुआ तो आई एस कर्व में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कोई कुछ पूछना चाह रहा है यहाँ पे, मैं पूछूंगा अगली क्लास में ना, क्वेश्चन आरी करना आपके साथ, क्वेश्चन ही पूछूंगा सिर्फ। मैं जानता हूँ ना अगर मैं ये सब बातें आपको नहीं समझाया ना तो दूसरी तीसरी क्लास के बाद देखना, 2-3 क्लास के बाद मैं एग्रीगेट डिमांड पढ़ाऊंगा, उसका स्लोप पढ़ाऊंगा, उसका शिफ्ट पढ़ाऊंगा, उसका डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को क्या कोई मतलब कुछ मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला किसी बच्चों से, मैं क्यों लगा रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर का आईएएस कब ड्राइव करने में यहाँ पे। मुझे पता है ना कि अगर नहीं पढ़ाया ना समझ में नहीं आएगा, एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन स्लोप शिफ्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। एनीवे वापस मुड़ते हैं। तो सर अगर मान लीजिए मैं यहाँ ये लेके चलता हूँ कि ये जी बार में चेंज हुआ, चेंज इन जी बार, भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज कौन कर सकता बताओ, बोलो जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज गवर्नमेंट कर सकती है। चेंज इन जी को हम फिस्कल पॉलिसी का पार्ट मानते हैं, मानते नहीं मानते हैं? यस बच्चा बोलिए। देखो ऑटोनमस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको गिवन है, कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेंज हो ही नहीं सकता है। मान लो मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट ने आज आपको गवर्नमेंट ने मार्केट में 200 करोड़ खर्चा किया हुआ है, इसका मतलब आज 200 करोड़ है, क्या 2 महीने बाद चेंज नहीं हो सकता है? ऑफकोर्स चेंज हो सकता है, नहीं होगा चेंज, बताओ। जानते हो जो चीज़ आप पूछ रहे हो ना, इकोनॉमिक्स में हर चीज़ विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी होता है। आपने पढ़ा होगा जूनियर लेवल में सेमेस्टर 1 में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी होता है। टाइम के साथ कोई भी चीज़ ऑटोनोमस होता है, कोई भी चीज़ वेरिएबल होता है। मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको ऑटोनोमस माना है और पर्टिकुलर टाइम पे उसमें कुछ चेंज कर दिया, कैसे चेंज नहीं हो सकता? गवर्नमेंट की अपनी खर्चा चेंज नहीं कर सकते, कर सकता है। दैट इज कॉल्ड चेंज इन जी। क्या आप मेरी बात से संतुष्ट है कि मैं कुछ और बोलूँ? बताइए। आपको सर अगर चेंज ही हो गया तो वो क्यों नहीं वेरिएबल हुआ? पूछो पूछो। वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी चीज़ का फंक्शन होता है, जिसको मुझे चेंज नहीं करना पड़ता, जो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ पे डिपेंड करता है और खुद ब खुद चेंज हो जाता है। मान गए? उसको बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मर्जी से, परिस्थिति के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनी अदर वेरिएबल्स, फंक्शन नहीं है उसका ये। क्लियर बच्चे? क्लियर यहाँ तक? अगर जी में चेंज हुआ इसको फिस्कल पॉलिसी पार्ट बोलते हैं, इसको फिस्कल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके बेटा जान, बोलो जल्दी से। अगर आप दोनों आंख खोल करके ढंग से पढ़ रहे हैं, लिख कर पढ़ रहे हैं, मजा आ जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 2-3 क्लास का, एब्सोल्युटली मजा आएगा। लेकिन अगर आप मजाक मजाक में ले रहे हो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। फिस्कल चेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फिस्कल चेंज। तो आईएस कर्व को शिफ्ट करेगा फिस्कल चेंज। कहोगे सर आईएस कर्व को तो ये भी शिफ्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, क्योंकि ट्रांसफर्स में भी चेंज कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी करता है। लेकिन आगे वाले सेमेस्टर्स में मुझे इतना ज़्यादा चेंज नहीं दिखाना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 में टीआर का चेंज भी था, सी बार का चेंज भी था, आई बार का चेंज भी था, लेकिन जो आगे मैं पढ़ाऊंगा वहाँ फिस्कल चेंज की बात ही सिर्फ होगी। तो मैं और सब चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ किसकी बात होगी? फिस्कल चेंज। वहाँ पे फिस्कल चेंज की बात होगी कि गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी से एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है तो क्या फर्क पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड कर पे। अभी तो एग्रीगेट डिमांड कर की बात बहुत दूर है, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर चेंज करेगा तो आईएस कर पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आईएस कर पे फर्क पड़ेगा तो डिमांड कर पे फर्क पड़ना ही है, क्योंकि आईएस कर से एग्रीगेट डिमांड कब डिराइव होगा। चलिए जी, तो यहाँ क्या होगा? अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को चेंज करेगा तो आईएस कर में शिफ्टिंग होगी। अगर मैं आईएस कर्व को ऐसे शिफ्ट करता हूँ पैरेलली तो समझना क्या हुआ, समझना क्या समझना,
ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये चेंज क्या चेंज हुआ है, ये फिस्कल चेंज हुआ है। अब मान के चलना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है। मज़ा आ गया सर, एब्सोल्युटली मज़ा आ गया। गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा तो आई एस कर्व में मूवमेंट होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट है मान लो, और आई एस अगर ऑटोनोमस वाले पोर्शन में चेंज आ रहा है तो आई एस कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। शिफ्ट की बात भी सॉल्व। शिफ्ट के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आई एस कर्व का। वो क्या कहलाएगा बताओ, बोलो आप बोलो क्या करेगा, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोलो जी। अभी तक क्या क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। क्या था वो था y इक्वस टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। फिर क्या हो गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल हो गया दिस आई एंड वाई। फिर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या सर, ये आई एस का भी आई एस का शिफ्ट कर गया। शिफ्ट करता है जनरली जी की वजह से, इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। सर आप इतनी बार क्यों बोलते हो, मैं चाहता हूँ कि कहीं से भी आप पिकअप कर लें, याद हो जाए क्लास में आपको, इसलिए बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक यस सर, यस बच्चा बोलिए, कौन बोल रही है वाली नाम बताइए। आवाज़ ठीक से आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है आपकी, अवलीन बोल रही हैं, बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है, अटक रही है आवाज़ आपकी। माइक नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक करके फिर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आप ये कह रहे हैं कि बी क्या है, कौन बी गिवन है, कांस्टेंट है कि बी चेंजेबल है, कांस्टेंट है, गिवन है बी आपको। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बी गिवन होगा, और आप अगर थोड़ा देर और वेट कर लेंगे तो बी का भी आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या देखा कि मैंने अभी क्या किया, मैंने इंटरेस्ट को एक्सप्लेन किया, मैंने ए बार को एक्सप्लेन कर दिया, किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ। अभी क्या बच गया इसमें, अभी बच गया इसमें बी को एक्सप्लेन करना और अल्फा जी को एक्सप्लेन करना। क्या बात है सर, और जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा पहले पूछ दिया, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखना। लिखिए अगला पॉइंट क्या लिखिए, स्लोप ऑफ आई एस कर्व। लिखिए बच्चा, स्लोप ऑफ आई एस कर्व। स्लोप ऑफ आई एस कर्व लिखा जी, स्लोप ऑफ आई एस कर्व लिख लिए, स्लोप ऑफ आई एस कर्व। आप देखोगे ना कि हम उसके एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। y इक्वस टू वॉट, अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। एक एक एलिमेंट का डिस्कशन होगा। हम y का डिस्कशन नहीं करेंगे कि y तो रिजल्टेंट है हमारा, y तो मुझे मिल रहा है। अदरवाइज जो जो फैक्टर्स आई एस कर्व को अफेक्ट करता है सबका डिस्कशन हो गया है। ए बार का डिस्कशन तो हो ही गया, आई का हो ही गया, अब बात बच गई किसकी, अल्फा जी की एंड बी की। मुझे बात करना स्लोप ऑफ आई एस कर्व का। बात करूं या ना करूं पहले बताओ, थक गए क्या आप लोग, प्लीज टेल मी, मैं आपसे बात करूंगा कुछ देर। अमूल्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट, कुछ हद तक समझ पा रहे हैं। अरिजीत, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंडिंग, आई नो दैट। अवलीन, दीपांशु कुमारी, यू अंडरस्टैंडिंग आई थिंक। गीत, आ रहा है समझ में, फैंटास्टिक, मजा आ गया। उसके बाद करिश्मा ब्रह्मा, यू अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव। यस सर, पढ़ रखा होगा आपने, आपने कंप्लीट कर दिया सारा कोर्स ना करिश्मा, सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। सेकेंड सेमेस्टर के 75 के अराउंड लेक्चर्स थे, सारे कंप्लीट हो गए। करिश्मा प्लीज ओपन द माइक। आधा ही हुआ है, कितना बच गया, कौन सा बच गया है, क्या यूनिट 4 हो गया ये बताओ सिर्फ। अच्छा, करिए प्लीज़ करिए, गलत बात है ये। यूनिट 4 का कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सही बात, कर लीजिए। चलिए जी, अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या आप स्लोप को डिराइव करने के लिए इंटरेस्टेड हैं अभी, माइक ऑन, टेल मी। यस सर, स्लोप को डिराइव करते हैं। देखिए ये स्लोप के बारे में पिछले क्लास में इन्वेस्टमेंट का मैंने कुछ डिस्कशन किया था, तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपका आई एस कर्व है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे वाई है। बताओ स्लोप निकालने के लिए मुझे आई एस कर्व को किस टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहिए, आई एस इक्वेशन को किस टर्म्स में लिखना चाहिए।
यस, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे आई है और एक्स एक्सिस पे वाई है। और अगर मैंने लीनियर इक्वेशन का स्लोप पढ़ा है वाई इक्वस टू वॉट एम एक्स प्लस सी, अगर मैं इस फॉर्मेट में लाऊंगा तो मुझे इसको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना होगा, बल्कि इसको आई के टर्म में एक्सप्लेन करना होगा। और ये बात यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये बात हर जगह काम आएगा जब स्लोप निकालना होगा आपको। तो ये आपका परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, समझ लो। मान गए बात? कल मैंने इन्वेस्टमेंट कर्व को बताते वक्त भी ये समझाया था। तो आइए जी, क्या करता हूँ मैं, इसको खोलता हूँ थोड़ा। वाई इक्वस टू क्या कर दूँ, अल्फा जी इंटू ए बार माइनस अल्फा जी इंटू बी इंटू आई। मैंने ऐसे इसको नहीं खोला है, आपसे परमिशन लेके आपसे पूछ के खोला है इसको, क्योंकि मुझे आई के टर्म्स में इसको लाना है। यस सर, अब क्या करूं, अल्फा जी बी आई, थोड़ा मैं जोर से बोलता हूं तो प्लीज़ माइंड मत करना। अल्फा जी ए बार माइनस वाई, मज़ा आ गया। अब क्या करूं सर, अब क्या करूं सर, यहाँ पे आई को अकेले छोड़ दो और क्या करो, अल्फा जी ए बार डिवाइड बाय अल्फा जी एंड बी माइनस वाई अपॉन अल्फा जी एंड बी। देखा बच्चे, आ गया चीज़। इसको सॉल्व करो, अल्फा जी गया, आई इक्वस टू ए बार अपॉन बी माइनस 1 अपॉन अल्फा जी इंटू बी इंटू वाई। क्या बात है जी, क्या बात है, मान गए? कुछ नहीं किया, 10th क्लास का मैथमेटिक्स लगा दिया। क्या किया इसमें, मैंने लीनियर इक्वेशन को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब बताओ, अगर इस इक्वेशन पे इसको ले जाओ y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको बताओ स्लोप क्या दिख रहा है, जल्दी बोलिए, स्लोप क्या दिख रहा है? क्या बात है जी, किसने बोला है? गीत बोला है, गीत तो बस मज़ा ही आ रहा है। माइनस 1 अपॉन अल्फा जी बी, बहुत सही बोला आपने। आप बता सकते हैं स्लोप में ये माइनस साइन क्या कर रहा है, स्लोप माइनस क्या दिखाता है? राधिका बताओ। ऑफ कोर्स बहुत आसान सवाल है, बता दोगे, मुझे पता है। क्या दिखाता माइनस? फैंटास्टिक, नेगेटिव रिलेशन। कहोगे सर आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल आपने पूछ दिया। नेगेटिव रिलेशन दिखाता है, ये देखो, अल्फा जी अगर ज्यादा होगा तो 1 अपॉन अल्फा जी बी क्या होगा, कम होगा। कम का मतलब क्या हुआ, स्लोप कम। स्लोप कम का मतलब क्या होता है, फ्लैटर। स्लोप कम का मतलब क्या होता है, फ्लैटर। मान गए बच्चे, जल्दी बोलो, स्लोप कम का मतलब फ्लैटर। फिर देखिए, अगर b ज्यादा होगा तो 1 अपॉन अल्फा जी b क्या होगा, कम होगा, स्लोप कम होगा और ये भी फ्लैटर होगा, आई एस कर फ्लैटर होगा। बताइए ना, आप क्या चाहते थे, इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाहते थे b ज्यादा हो, और मल्टीप्लायर तो हर बंदा चाहता ज्यादा ही हो, किसी भी इकोनॉमी के लिए मल्टीप्लायर ज्यादा होना हमेशा ठीक रहता है, अच्छा रहता है, मल्टीप्लायर भी ज्यादा हो। अगर दोनों ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा जी भी अगर ज़्यादा है, बी भी ज़्यादा है, तो आई एस कर्व क्या हो गया, बोलो जी बोलो, फ्लैटर हो गया। मज़ा आ गया, आई एस कर्व फ्लैटर हो गया। आपको ये लगता होगा सर जब सब कुछ आप आई एस कर्व के बारे में यहाँ बता ही दे रहे हैं तो आपने 30 क्लासेस में क्या किया होगा। उसके लिए तो मैं बताता हूँ, आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, उसके देखना पड़ेगा आपको। राइट सर, आई एस कर्व फ्लैटर होगा। आई एस कर्व फ्लैटर से आपका क्या मतलब है सर, क्या आई एस कर्व फ्लैटर होना अच्छी बात होती है? यस, बेटर होती है। इनकम के पर्सपेक्टिव में आई एस कर्व फ्लैटर होना बेटर होती है। देखिए कैसे, ये है और ये है, ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, मज़ा आ गया। देखो ना, y1 y2 y1 y2, ये चेंज इन y है, चेंज इन y है। बताओ ना जी बच्चा, इंटरेस्ट में सेम चेंज होने से इनकम में ज़्यादा चेंज कहाँ हो रहा है, जब आई एस कर्व क्या है, फ्लैटर है। आप क्या चाहते हो, इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज हो, इनकम में खूब चेंज हो जाए, अच्छी बात है ये, तो आई एस कर्व फ्लैटर है, ज़्यादा अच्छी बात है। सबका सबसे लिंक है, देखो कितना मजा आ गया। मान गए, जल्दी बोलो। यस सर, फ्लैटर आई एस कर्व, तो आई एस कर्व का स्लोप डिसाइड हो गया। अब आई एस कर्व का स्लोप मैंने अभी आपको सेमेस्टर 3 में दोबारा से क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं पूछता हूँ कि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं पूछता हूँ सिर्फ आपसे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को अगर हम आई एस कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे
तो जो जो फीचर्स आईएस कर्व के होंगे वो सारा फीचर्स तो एग्रीगेट डिमांड कर्व पे होंगे ही होंगे। जौन सी बातें आईएस कर्व को डिफाइन करेगी, आईएस कर्व को डिसाइड करेगी, वो सारी बातें एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिसाइड करेगी। मतलब सर अगर अल्फा जी और बी अगर हमारा आईएस कर्व का स्लोप डिसाइड करता है तो वो एग्रीगेट डिमांड कर्व का भी स्लोप डिसाइड करेगा। कैसे सर, कैसे करेगा? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि अभी टाइम नहीं आया। उसका टाइम कब आएगा? आईएस खत्म होगा, एलएम खत्म होगा, तब जब एग्रीगेट डिमांड हम शुरू करेंगे और बेसिक्स शब्द अपने मुंह से निकाल देंगे, कहेंगे अब थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल आ गए, सीरियस हो जाओ, तब वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी क्यों बता रहे हो? अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आईएस कर्व एक्सप्लेन नहीं किया एग्रीगेट डिमांड कर्व एक्सप्लेन भूल जाओ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मज़ा आ गया। तो मैं जाते जाते आपसे पूछूं कि आईएस कर्व का स्लोप क्या है, तो आप कभी फटाक से बोलोगे, जब भी पूछूंगा तुरंत बोलोगे अल्फा जी बी और माइनस साइन, ये स्लोप है सर। और अल्फा जी अगर मैं पूछूं कभी भी आपसे तो 1 मिनट टाइम लेना चाहिए। बताओ क्या होता है अल्फा जी? 1/1 माइनस सी टी प्लस, सॉरी 1 माइनस सी प्लस सी टी, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी, ये होता है आपका अल्फा जी। मान गए? या यूं कह लो 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, बात वही हो गया, खोल दोगे तो वही हो जाएगा। अल्फा जी इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी प्लस सी टी। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है सब कुछ में, तब जाके क्लियर होता है। राइट सर, यहाँ तक तो आपने आईएस कर्व का इक्वेशन, आईएस कर्व का शिफ्ट, आईएस कर्व का स्लोप सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कुछ यस पूछो। हाँ ऑफकोर्स होगा। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप ये कहते हो कि अच्छा होता है, तो अच्छा तो तब होगा ना जब इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो होगा ही। तो इकोनॉमिक्स में तो होता ही है, डबल एज शोर्ड बोलते हैं इसको, दोनों साइड धार होती है इसमें। अगर इकोनॉमिक्स आपका साइक्लिकल होता है, अगर जिस फैक्टर से इकोनॉमिक्स में आपको फ़ायदा हो रहा है वही फैक्टर आगे चल के क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है। ये साइक्लिकल होता है। इकोनॉमिक्स कभी भी जीडीपी ऐसे नहीं बढ़ता है, जीडीपी साइक्लिकली बढ़ता है। यह बिल्कुल सही कहा आपने, मान गया बात को मैं, आपको मान गए बात को? क्लियर यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ सब कुछ स्टडी मटेरियल के फॉर्म में मेरे पास है। मैं ये स्टडी मटेरियल का लिंक भी मेरे पास है। मैं कैसे दिखाऊँ? ये दिख नहीं रहा अभी शायद, हाँ यहाँ दिखेगा। ये सारे लिंक भी मेरे पास है, जीमेल लिंक वो आपको शेयर कर देंगे। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये सारे 30 लेक्चर्स और ये लेक्चर सारा कुछ आपको भी इस बार थर्ड सेमेस्टर के साथ फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और मैं मानता हूँ कभी कभार कोई चीज़ फ्री मिल जाता है तो बच्चा उसका वैल्यू नहीं करता, मैंने देखा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि जो 30 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं वो लेक्चर आप मेरे साथ कंप्लीट करोगे तो 30 डेज लगेगा, और वो 30 डेज मैं आपको अब सेकंड सेमेस्टर में लगा सकता, मैं कहाँ लगाऊंगा? थर्ड सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 30 लेक्चर्स ISLM वाले पूरे बेसिक्स के। तो उससे क्या होगा? उससे MA को एंट्रेंस करना चाहते हैं वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर, थर्ड सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर, फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर। और वो 30 लेक्चर को स्पीड अप करके थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियरिटी दिखा के आप एक सप्ताह में 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे पैकेज के साथ, थर्ड सेमेस्टर पैकेज के साथ, वो भी आपको मिलने वाला है, और अलॉन्ग विद असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल, सारा कुछ। राइट जी बच्चों, आइए जी। तो ये पूरी रही बात आईएस कर्व की। आईएस कर्व में और भी बहुत कुछ हम बोल सकते थे, लेकिन आईएस कर्व में और ज़्यादा चीज़ हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बोलने का मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आईएस कर्व भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, अगर मैं आईएस कर्व भी पढ़ाऊँगा तो फिर सेकंड सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। जो मुझे ज़रूरत है मैंने उतनी बात आपसे कर ली। एक छोटी सी बात जाते जाते मैं कर लेता हूँ आज आपसे, और कि ये अगर आपका आईएस कर्व है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आईएस कर्व के हर पॉइंट पे क्या है? कौन सा बच्चा जो मुझे बताएगा? बताओ क्या हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या है? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे y इक्वस टू AD है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे y इक्वस टू AD कर दूं तो मैं पूछता हूं यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या होगा? ये y1 है और ये इस पॉइंट पे y2 है। बताओ इस पॉइंट पे क्या होगा? बताओ y1 ज़्यादा कि y2 ज़्यादा है? y2 ज़्यादा है, y2 ज़्यादा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या? y2 इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, लिख सकता हूँ? मजे से लिख सकते हो सर, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने ऐसा लिखा इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास हो गया एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया।
इसका मतलब आई एस कर्व के इस साइड में, इसको कौन सा साइड बोलते हैं, राइट साइड बोलते हैं ना, हाँ राइट साइड में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर मैं यही बात पूछूं आपसे कि एक पॉइंट यहाँ ले लूं, बोलो जी बोलो, यहाँ ले लो पॉइंट, ये y3 है, बताओ y3 मोर कि y1 मोर, y1 मोर, तो क्या इस पॉइंट पे क्या लिख सकता हूँ मैं, y3 इज लेस देन AD। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स। तो IS कर्व के लेफ्ट साइड में एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स होता है, राइट साइड में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। मैंने ये छोटी जानकारी आपको इसलिए दे दी, सेकेंड सेमेस्टर के लिए बड़ी जानकारी है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए छोटी जानकारी है, चलते चलते रास्तों में पूछने वाली जानकारी है। अगर आपको जानकारी नहीं होती तो कितना बुरा लगता है आपको, इसलिए मैंने आपको बस समझा दिया, छोटी सी बात है। राइट जी सर। तो IS कर्व के बारे में अगर आप यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहता है कुछ, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। तो ये स्लोप शिफ्ट एंड सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए जी, और बी का अल्फा जी का सारा इंपॉर्टेंस मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, मज़ा आ गया। आइए जी, अब क्या कीजिए, अब टॉपिक लिखिए नया। टॉपिक क्या लिखिए, मनी मार्केट एंड LM कर्व, हेडिंग लिखिए। मनी मार्केट एंड LM कर्व। और एक बात की और प्रॉमिस, जब अगले क्लास में कल मिलूंगा मैं आपसे क्लास में, तो कल के क्लास में मैं आपके आज के जितने भी डेरिवेशंस थे फॉर्मूला सब पूछूंगा फटाफट, ऑफ कोर्स पूछूंगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे पढ़ाने से मेरे बारे में एक धारणा बनाते हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी आपसे पूछ के आपके बारे में धारणा बनाता हूँ कि आप कैसे जवाब दे रहे हैं। और मेरा जो धारणा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा धारणा क्या बन रहा है आपके लिए। कल जवाब देंगे मुझे पक्का, जरूर जवाब देंगे आप क्लास में। राइट सर। आइए जी, मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं। मनी मार्केट के बारे में बात होगी पहले मनी डिमांड की, और फिर बात क्या होगी, मनी सप्लाई की। चलिए जी, आज मेरे पास जितना वक्त है उस वक्त में मैं मनी सप्लाई के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। जरूरी नहीं कि मनी डिमांड के बारे में पहले बात किया जाए, पहले मैं मनी सप्लाई बारे में बात कर लेता हूँ जितना वक्त है उस वक्त में। मनी सप्लाई जो हाई पावर्ड मनी होते हैं, आप जानते हो मनी का सप्लायर एक तो RBI भी है, और मनी का सप्लाई और कौन है, बोल सकते हो और कौन है, बोलो। RBI भी मनी सप्लाई करती है, और मनी का सप्लाई कहाँ से होता है, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी भी होता है, नहीं होता है क्या, बैंक्स करती है क्रेडिट क्रिएशन, बैंक के थ्रू होता है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, चेक के थ्रू जो मनी ट्रेवल करता है। अगर मुझे आप पेटीएम करते हैं, मैं किसी और को पेटीएम करता हूँ, तो वहाँ कोई कैश जंप नहीं मारता है, कैश को भागता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्रेडिट क्रिएशंस होते हैं, डिजिट ट्रांसफर होते हैं, तो वो भी एक मनी का सप्लाई है। मैं यह मान के चलता हूँ कि सप्लाई कौन कर रहा है, RBI कर रही है, सपोज करो। तो RBI सप्लाई करती है, तो एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो RBI मनी सप्लाई करती है उसको बोलते हैं नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी, नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी, जो हाई पावर्ड मनी RBI छापती है। मान गए नॉमिनल सप्लाई मनी हो गया, राइट सर। और वही मनी मूव करते करते आपके पास भी आता है, राइट जी। वही मनी बैंक के पास भी जाता है, उसी बैंक में उसी मनी से रिजर्व बना के फिर क्रेडिट क्रिएशन भी करती है, राइट सर। नॉमिनल सप्लाई मनी, इसको हम M से डिनोट करते हैं। मज़ा आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पॉकेट में जो मनी होता है वो मनी क्यों होता है, बताओ क्यों होता है, क्यों रखते हैं मनी आप, मनी आप अपने पास क्यों रखते हैं, कुछ खरीदने के लिए, मज़ा आ गया, कुछ खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए रखते हैं, कंजम्पशन भी सही बोला आपने, कुछ खरीदने के लिए रखते हैं। और जब कुछ खरीदते हैं आप, तो क्या सिर्फ पैसा ही मैटर करता है, और क्या मैटर करता है, जल्दी बताओ। आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, आपके पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, क्या सिर्फ पैसा ही मैटर करता है खरीदने के लिए, कुछ और क्या मैटर करता है, क्या पैसा होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी क्या कोई चीज़ खरीद पाओगे आप, जरूरी नहीं है, उसकी प्राइस मैटर करता है, आपने सही कहा, वैल्यू, प्राइस, प्राइस भी मैटर करता है। मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी को
इसको बोलते हैं हम रियल मनी, रियल मनी सप्लाई। मनी की परचेजिंग पावर क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस नॉमिनल मनी एम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो जी। नॉमिनल मनी एम को पी से डिवाइड करना पड़ेगा, प्राइस से। और जब हम नॉमिनल मनी एम को पी से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आएगा, यूनिट्स आएगा। एग्जाम्पल देखो ना, मान लो मेरे पास एम है 10,000, फैंटास्टिक, एम है 10,000, प्राइस है मान लो 100 रुपया, तो हम कितने यूनिट परचेज कर पाएंगे, 100 यूनिट। मैं इस बात से क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, कि जो नॉमिनल मनी होते हैं वो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रुपीज होते हैं, और जो रियल मनी होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्या होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, यूनिट्स होते हैं। कई बच्चों को ये बेहद ही आसान लग रहा होगा, मैं मानता हूँ आसान लग रहा होगा, लेकिन कई बच्चों ने सुना भी नहीं होगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है सब बातें। आपके लिए क्या मैटर करता है बताओ, नॉमिनल मनी मैटर करता है कि रियल मनी मैटर करता है, क्या मैटर करता है, आप क्या चाहते हो, नॉमिनल मनी होना या रियल मनी होना, रियल मनी, परचेजिंग पावर। नॉमिनल मनी का क्या करना, मुझे मनी खाना है क्या, मुझे मेरे पास पॉकेट में 100 रुपया है, मुझे रसगुल्ला खाना बहुत पसंद आता है, सपोज करो, रस भरी तो सॉरी वो क्या होता है, एक मिठाई होता है मुझे बहुत पसंद आता है, कौन सा मिठाई है, जो भी है याद नहीं आ रहा है, रसमलाई, रसमलाई, हाँ यस यस, रसमलाई, रसमलाई सही कहा आपने, रसमलाई बहुत पसंद आता है, ठंडा ठंडा खासकर। तो मान लो मेरे पॉकेट में 50 रुपया है या 100 रुपया है, लेकिन रसमलाई मान लो 200 रुपये मिलता है, तो 100 रुपया क्या करना मुझे, मैं दुकान पे जाऊँगा फिर भी मेरे मुंह में पानी ही रहेगा, मैं खरीद पाऊंगा ही नहीं। तो परचेजिंग पावर मैटर करता है। वैसे 200 रुपये का रसमलाई नहीं आता है, रसमलाई आता है हार्डली 25-30 रुपये 40 रुपये का आता है। ठीक है जी, चलिए वापस बढ़ा दिया, मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि मैं खाता हूँ इसलिए बता दिया, राइट जी, बच्चों से हरकत करता हूँ मैं। आइए जी, तो ये कहानी है, तो ये रियल मनी सप्लाई की बात है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आज हर बंदे के पास पैसे पड़े हुए पॉकेट में, सुबह सुबह आप उठते हैं, मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं और हर किसी के घर में 1-1 लाख रुपया आरबीआई ने क्या क्या पहुंचा दिया, आप क्या खुश होंगे, बताओ खुश होंगे, अगर हर किसी के घर में हर बंदों के हिसाब से पर पर्सन 1-1 लाख रुपया पहुंचा दिया आरबीआई ने, क्या आपको खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। देखो कितना मुस्कुरा रही है, मैं समझ सकता हूँ आपकी आवाज़ में मुस्कुराहट लग रही है कि सर कितनी क्या बात करते हो, हमारे घर में 10 लोग हैं, आरबीआई सुबह सुबह 10 लाख घर में पहुंचा देगी तो मैं खुश नहीं होंगी। भाई मैं बोलता हूँ खुश नहीं होना चाहिए, पूछो क्यों खुश नहीं होना चाहिए, बताओ, कोई जवाब दे सकते हो, कोई जवाब दे सकते हो, जल्दी बताओ। सबके पास वो पैसा है ना, आप अगर वो पैसा लेके सुबह सुबह मार्केट में वही सामान खरीदने जाओगे तो सिर्फ आप ही नहीं जाओगे, आपके साथ साथ सभी लोग पहुंच जाएंगे और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट मार्केट में उतनी है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो रियल सेंस में कोई चेंज होगा ही नहीं, रियल सेंस में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, तब तुम क्या क्या कहोगे, सर ऐसा नहीं होता है सर, शॉर्ट रन में हम चुपके चुपके सुबह सुबह भाग जाएंगे। हाँ ये जरूर होगा कि शॉर्ट रन में कोई 1 घंटा पहले, कोई 2 घंटा पहले उसका फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। शॉर्ट रन में फ़ायदा तो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ कि भाई लॉन्ग रन में नॉमिनल चेंज होने से रियल में कोई चेंज नहीं आता। ये बात मैंने क्लासिकल डाइकोटमी में भी सिखाया था आपको, क्लासिकल डाइकोटमी में भी सिखाया था कि नॉमिनल चेंज होने से अदर नॉमिनल में चेंज आ जाता है। मनी एक नॉमिनल है, मनी एक नॉमिनल वेरिएबल है, ध्यान देना इस बात को, मनी एक नॉमिनल वेरिएबल है, इसमें चेंज होने से प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस भी क्या है, नॉमिनल वेरिएबल है, लेकिन रियल टर्म्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि एम बाई पी क्या रियल टर्म्स में, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आइए जी बच्चे वापस मुड़ते हैं, इसका मतलब सर क्या, अभी एल एम कर्व को डिराइव करने के लिए मैं क्या मान के चलूँगा, एम मान के चलूँगा फिक्स एम बार, और पी मान के चलूँगा फिक्स पी बार, याद रखिए पी मान के चलूँगा फिक्स पी बार, इसका मतलब क्या हो गया, एम बार बाय पी बार क्या हो गया, फिक्स हो गया, एम बार बाय फिक्स, एम बार बाय पी फिक्स हो, गिवन हो गया ये, और ये आरबीआई पे डिपेंड करता है, गिवन हो गया, मान गए बच्चे। अगर मैं एक ग्राफ पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता हूँ और यहाँ पे मनी सप्लाई रखता हूँ, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि बताओ मनी सप्लाई का कर्व कैसा होगा, जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मुझे कैसा कर्व होगा, बोलो जी बोलो,
मैंने यहाँ पे एम एस रखा, यहाँ पे आई रखा, मनी सप्लाई कर्व कैसा होगा? कोई बच्चा सामने आओ जल्दी से, कोई आ जाओ, अरिजीत आ जाओ, कैसा होगा अरिजीत? आवाज़ नहीं आ रही है? आप सुन रहे हो मेरी बात, नहीं सुन रहे हो कि क्या हो गया नहीं क्लास में? कोई बोलो सुन रहे हो कम से कम। ओ गॉड, लेकिन जवाब नहीं है। अप अपवर्ड्स पे भी मतलब ये बोल रहे हैं आप? कैसे हो सकता है? अच्छा आप ये करें, ये डाउनवर्ड होगा। देखो पर अपवर्ड मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। अभी मैंने क्या कहा कि अभी तो मैंने कहा कांस्टेंट है, मैंने कहा एम बार बाई पी बार है, कांस्टेंट है। और जो बच्चे ने डाउनवर्ड बोला उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। डाउनवर्ड कैसे होगा? डाउनवर्ड मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट का फंक्शन ही नहीं है, फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि इंटरेस्ट पे क्या है, डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता है। इंटरेस्ट जाए भाड़ में, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक मजाक में, डोंट वरी, बोलना नहीं चाहिए इसे शब्द क्लास में वैसे। इंटरेस्ट कुछ भी हो जाए, बढ़ जाए घट जाए, कुछ भी हो जाए, मनी सप्लाई तो फिक्स रहने वाला है, एम बार बाई पी बार। मज़ा आ गया। मनी सप्लाई क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। क्यों जी बच्चे, जाओ ना, क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। ओ माय गॉड, जल्दी जवाब दो, क्या कर रहा हूँ मैं? क्या रहने वाला है? फिक्स रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आप जानते हो, एक बात, एक मजेदार बात बताऊं, मुझे पता था कि मुझे जवाब नहीं मिलेगा। मैं इतना रग रग, इतना नस नस बच्चों को पहचानता हूँ, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ। बच्चे बड़े बड़े सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कई कई टीचर को घुलटा सकते हैं, मतलब लुढ़का सकते हैं सवाल पूछ के। लेकिन कभी बार क्या होता है, छोटी छोटी बातें बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो हॉलिस्टिकली नहीं पढ़ते हैं, डिटेल नहीं पढ़ते हैं, एक एक छोटी छोटी बातों को नहीं समझते हैं, इसलिए फंसते हैं। इसलिए मेरी क्लासेस में क्या होता है, कभी बार किसी बच्चों को लगता है सर बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही छोटी छोटी बात कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे थोड़ा नाराज़ किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये होगा ऐसे, ये एम एस कर्व हो गया, मनी सप्लाई कर्व हो गया, गिवन। लेकिन क्या मनी सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग पॉसिबल है? क्या मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर सकता है? ठीक है बच्चे, तो क्या देखा आपने, एम एस कर्व आपका शिफ्ट भी कर सकता है। एम एस इक्व टू यहाँ पे एम बार अपन पी बार है। कैसे शिफ्ट कर सकता है सर? अगर चेंज इन एम होगा तो शिफ्ट कर जाएगा, चेंज इन पी होगा तो शिफ्ट कर जाएगा। पहली बात मैं पूछता हूँ, अगर मान लो चेंज इन एम हुआ, एम इंक्रीज किया, तो बताओ एम एस कर्व क्या होगा? बोलो बच्चे जल्दी बोलो, एम एस कर्व क्या होगा? एम बार बाई पी बार है ये। एम एस कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? अगर मनी सब राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, एम एस इक्व टू एम बार स्टार कर दो यहाँ पे, या पी बार कर दो, या 1 2 लगा दो, आपकी मर्जी है। अगर मान लो कम हो गया तो इधर शिफ्ट करेगा। अगर मान लो चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ गया, कसम आपको सच सच बोलना है, प्राइस बढ़ गया, एम एस आपका क्या है, एम बार अपॉन पी वन, और प्राइस बढ़ गया तो बताओ क्या होगा, किधर शिफ्ट करेगा? ऑफ कोर्स प्राइस के बढ़ने से एम एस कम हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा, ये हो जाएगा एम एस एम बार अपॉन पी टू हो जाएगा, एंड पी टू इज वॉट, मोर देन पी वन, इधर शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मज़ा आ गया, एब्सोल्युटली मज़ा आ गया, एब्सोल्युटली। मैंने एम एस कर्व को बढ़िया समझा दिया। इसका मतलब एम एस कर्व को शिफ्ट किया जा सकता है। एक बात और, मैंने यहाँ पे एल एम कर्व को डिराइव करने के लिए मैंने प्राइस को क्या माना, ये लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज टेकन व्हाट, कांस्टेंट टू डिराइव एल एम कर्व। यहाँ पे प्राइस को हम पी बार ही लेकर चलेंगे, प्राइस को हम पी बार ही लेकर चलेंगे,
और एक छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मैं पिछले क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि जब मैं एलएम कर्व को डिराइव करूँगा तो एलएम कर्व को मैं अभी यहाँ पे क्यों डिराइव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद एलएम कर्व सिखाना नहीं है, मेरा मकसद एडी कर्व सिखाना है। और एडी कर्व एलएम पर भी डिपेंड करता है। और एलएम के डेरिवेशन के वक्त प्राइस को मैंने कांस्टेंट माना था, और जब मैं प्राइस को कांस्टेंट मानना छोड़ दूंगा, प्राइस को वेरिएबल मानूंगा P1 P2 P3 समथिंग, तो उसी केस में मुझे क्या हो जाएगा, एक प्राइस वेरिएबल, तभी एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव हो जाएगा। जब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करूंगा तो प्राइस को रिलैक्स कर दूंगा, वेरिएबल कर दूंगा उसको। लेकिन अभी मुझे एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव नहीं करना, तो मैं क्या करता हूं, मैं भी प्राइस को कांस्टेंट मानता हूं। सर ये बात आपने अभी क्यों बताई, इसलिए क्योंकि इस पॉइंट का आगे से क्या कनेक्शन है उसकी तैयारी मैं अभी से करता रहता हूं कि प्राइस अभी कांस्टेंट है क्योंकि मुझे एलएम कब डिराइव करना है। अब प्राइस को आगे चल के मैं वेरी करूंगा, कब करूंगा, जब मुझे एग्रीगेट डिमांड कब डिराइव करना होगा तब करूंगा। सर ये बात समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया कि प्राइस को आप कब वेरिएबल करोगे, ये बात समझ में नहीं आया। नहीं आया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कब जब बताएंगे ना तब समझा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन एक छोटी सी बात जाते जाते पूछना चाहता हूँ कि बताओ, अगर ये मैं एम को चेंज करता हूँ, चेंज इन एम करता हूँ, और चेंज इन एम करने से मनी सप्लाई शिफ्ट करती है, चेंज इन एम कौन करता है, ये बताओ कौन करता है, किसके बस में एम को चेंज करना, बताओ जल्दी बताओ किसके बस में, मनी की सप्लाई को बढ़ाना घटाना किसके बस में, आरबीआई के बस में। क्या बात है, ये जो पॉलिसी होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मज़ा आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से एम को शिफ्ट किया जा सकता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी से एम को शिफ्ट किया जा सकता है तो एम के हेल्प से एलएम कब डिराइव करेंगे उसको भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है अभी एलएम कब तो हमने डिराइव किया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने मनी सप्लाई डिराइव किया है। एलएम कब को डिराइव करने के लिए दूसरा फैक्टर भी वो मनी डिमांड है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसके बारे में जम के बात करना पड़ेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा मनी डिमांड डिस्कस हो जाएगा, मनी सप्लाई डिस्कस हो ही चुका है, दोनों को साथ कर देंगे, एलएम कब डिराइव कर लेंगे, फिर एलएम कब डेरिवेशन हो गया, अलजेब्रिक क्वेश्चन हो जाएगा, उसका शिफ्ट हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और क्या चाहिए, बस उसके बाद बचा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्कस, छोटी सी बातें। और ज़्यादा डिटेल फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जानना चाहोगे वो तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊँ, थोड़ा बहुत जरूरत है, ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, जितनी जरूरत है सारा बात हो जाएगा। अगर यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, यानी तो मैं जब क्लास ख़त्म कर दूंगा उसके बाद भी आप स्टे कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और तरीका यही होता है कि आप स्टे कीजिए, मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, और जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं उनसे यही विदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। इस उम्मीद में कि अगली क्लास में फिर मिलेंगे, मनी डिमांड को डिस्कस करेंगे और एलएम कब डिराइव करेंगे। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पहले क्लास के साथ साथ इस क्लास को पढ़िए तो ज़रूर अच्छा लगेगा आपको, और फिर भी नहीं लगता है तो 30 क्लासेस के लिए आप मेरे से डिमांड कीजिए, मैं आपको दूंगा, उससे और अच्छा लगेगा आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।